हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 26 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और इस पूरी प्लानिंग सीरीज का आज ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज से अगले 5 दिन तक हम इसी टॉपिक के बारे में प्लानिंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक है मनी, बजटिंग एंड फाइनेंसेस। हमें बड़े होते हुए ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज और बहुत बार हमारे खुद के पेरेंट्स भी नहीं सिखाते कि हमें पैसों को संभालना कैसे है, उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, उसे सेव कैसे करना है, उसे स्पेंड कैसे करना है। हाँ, स्पेंडिंग भी जरूरी है, आप कमाते ही हैं स्पेंड करने के लिए, है ना। लेकिन किस तरीके से कहाँ पे स्पेंड करना है, वो थॉट प्रोसेस हमारा बहुत कम घरों में डेवलप हो पाता है, क्योंकि उतनी नॉलेज, उतनी अवेयरनेस बहुत कम पेरेंट्स को या बहुत कम घरों में होती है। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम प्लान करना शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट मैनेजिंग आवर मनी, वी शुड नो कि हमारी इनकम कितनी है, हम स्पेंड कितना कर रहे हैं, हम सेव कितना कर रहे हैं और हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। कोई बात नहीं अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, या अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ एक एफडी के बारे में पता है, तो भी स्टिल डू ऑल द एक्सरसाइजेस जो हम आज करेंगे और आज से अगले 5 दिन में करेंगे। प्लीज उससे भागिएगा मत, बहुत जरूरी है कि आप अपना पैसा खुद मैनेज करते हो। अगर आप अपना पैसा मैनेज करने के लिए अभी भी किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो प्लीज मत होइए, थोड़ा सा करेज दिखाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, अपने पैसे के बारे में समझ बूझ खुद रखिए और इसे मैनेज खुद करिए। ये बहुत ही एम्पावरिंग होता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। आज की एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले आपको 2 रूल्स को फॉलो करना है, और मैं वो 2 रूल्स आपको बता देती हूँ। जो भी प्लानिंग आप पूरे 2025 की करने वाले हैं, वो आप आज की इनकम के हिसाब से करने वाले हैं। मतलब आज अगर आप 50,000 रुपीज अर्न करते हैं, तो आपकी जो पूरी 2025 की प्लानिंग होगी, वो 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ही होगी। और दूसरा रूल ये है कि अगर आप फ्यूचर में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप 50,000 अर्न कर रहे थे एज ऑफ दिसंबर 2024, अगर आप मार्च 2025 से 70,000 अर्न करने लगते हैं, तो भी अपने पूरे 2025 के लिए आप 50,000 पर मंथ के हिसाब से ही प्लान करिए। जो एडिशनल 20,000 है, उसे जुडिशियसली कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप जनवरी 2026 की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जब आप जनवरी 2026 से अगले साल की पूरी प्लानिंग करेंगे, तब आप दिसंबर 2025 में जो आपकी सैलरी है या जो आपकी इनकम है, उसके हिसाब से अगले पूरे साल की प्लानिंग करिएगा। इससे फायदा ये होता है कि हम अपने करंट लिविंग स्टैंडर्ड में रहते हुए हमारी हमारी एडिशनल इनकम को सीधे सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका हमें 1 साल के बाद बहुत फायदा होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अभी तक अच्छे से अपनी लाइफ नहीं जी रहे थे, तो 1 साल और उसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ जी ले, तो हमारे पास बहुत अक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, जो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका फायदा हमें कहीं और मिल सकता है। बहुत सारी जगह पे एक बहुत ही फेमस रूल है जो सर्कुलेट होता है, जिसे कि 50-30-20 रूल बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी सैलरी कम है, तो हो सकता है कि आपका 90% या इवन 95% ही स्पेंड होता हो और आप सिर्फ 5% या 10% ही सेव या इन्वेस्ट कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी या इनकम इतनी ज्यादा है कि आप 90% तक अपना सैलरी या इनकम सेव कर लेते हैं और केवल 10% में ही आपके पूरे एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं, आपके पूरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस किसी रूल के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी सर्कमस्टांसेस, अपनी कंडीशंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अर्निंग्स समझनी है और सोच समझ करके अपने लिए डिसीजन लेना है। लेकिन आप कितना भी अर्न करते हैं, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़े पैसे सेव कर रहे हैं, थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़े पैसे यू आर गिविंग इट अवे ऑल्सो। चाहे वो 10 रुपए ही हो, लेकिन आप उसे गिव अवे कर रहे हैं जरूरतमंद को। अब जब हमने इतनी बात कर ली, तो अब आप एक शीट ऑफ पेपर लीजिए या फिर एक एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए और उसमें आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें आपको कुछ चीजें लिखनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपकी इनकम कितनी है। इनकम मतलब आफ्टर टीडीएस, आफ्टर टैक्स, आपकी जो इन हैंड सैलरी है, आपको वो लिखनी है। देखिए, ऑलरेडी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं के एम्प्लॉई हैं, तो ऑलरेडी टीडीएस काट के आपको सैलरी मिलती होगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल सैलरी हमें मिलती है, कुछ एडिशनल इनकम हमारी होती है, या फिर किसी भी और वजह से हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है। तो वो सारे टैक्स का जो अमाउंट है, वो सब हटा करके एक अप्रोक्सीमेट टैक्सेबल अमाउंट जो आपका बन रहा है, उसको हटा दीजिए और उसके बाद जो आपके पास सैलरी बचती है, जो इनकम बचती है, हम प्लानिंग उससे करेंगे। अभी ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसे हटाए हैं, जो आपको पता है कि शायद आपको आगे जाकर के टैक्स में पे करना है, उसका क्या करेंगे? वो पैसा एक साथ कहीं पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो डिसीजन आपको लेना है, सोच समझ के वो डिसीजन ले लीजिएगा। ऑफ कोर्स आगे आने वाले 5 दिनों में
इंक्लूडिंग टुडे हम बहुत सारी चीजें ऐसे सोचेंगे जिससे बहुत सारी चीजें ऐसे जानेंगे जिससे आपको हेल्प होगी ये डिसीजन लेने में, लेकिन वो डिसीजन पूरी तरीके से आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। सबसे पहले अब जो आफ्टर टैक्स अमाउंट, जो इन हैंड अमाउंट आपके पास बचा है हर महीने का, हम उसमें से सबसे पहले एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स निकाल देंगे। एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका रेंट, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, टेलीफोन बिल्स, वाईफाई, मेडिकल, नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीजें आपके नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स में आती हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आप ये सारे एक्सपेंसेस लिख लीजिए और उसका सम टोटल देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आप अपने रेकरिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये रेकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके नेसेसरी एक्सपेंडिचर में नहीं आते, लेकिन फिर भी ये कुछ मंथ के लिए या पूरे साल के लिए रेकरिंग अमाउंट है जो आपको पे करना है। ये ईएमआई हो सकता है, किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, या ऐसी कोई दूसरी चीज। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको अपने अप्रोक्सीमेट मंथली एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रोसरीज में कितना स्पेंड करते हैं, आउटिंग्स पे कितना स्पेंड करते हैं ऑन एन एवरेज, इस तरीके से जितने भी छोटे बड़े एक्सपेंडिचर्स आपके होते हैं ऑन एन एवरेज मंथली, उसका एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना करके आपको आपको वो अमाउंट इस थर्ड कॉलम में लिखना है। अगर आपको उसके लिए एक लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वो लिस्ट बना लीजिए, सो दैट आपको वो कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसमें एक चीज और नोट करनी है कि इससे पहले की जो प्लानिंग्स आपने की हैं अबाउट योर करियर, योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड इवन योर हॉबीज, उसमें आपका कुछ अमाउंट होगा जो उसकी तरफ भी स्पेंड होगा। तो वो अमाउंट भी आपको एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट इसमें ऐड करके लिखना है। अगर वो मंथली एक्सपेंसेस में आएगा तो उस तरह से, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि कि अलग अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग अमाउंट लमसम एक बार में देना हो। तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 किसी कोर्स पे खर्च करने हैं, 20,000 किसी ट्रिप पे खर्च करने हैं, 6,000 किसी लव्ड वन के बर्थडे में या कलेक्टिवली किसी के बर्थडेज में स्पेंड करने हैं, और एडिशनल 5,000 और है जो आपको और किसी हॉबी के अगेंस्ट स्पेंड करने हैं। तो इसका मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा आपका इन सब चीजों को मिला करके वो होता है 36,000। अब इंस्टेड ऑफ पेइंग 5,000 एट वंस और 20,000 एट वंस, आप पूरे साल का अगर आपने ये 36,000 कैलकुलेट कर लिया, तो दैट मीन्स आप हर महीने 3,000 रुपीज सेव कर सकते हैं सिर्फ इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। वो आपके एक मंथली डिसिप्लिन को भी मेंटेन करेगा और एक साथ आपको बहुत ज्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। अब क्या इसका ये मतलब है कि ये जो 3,000 आप मंथली सेव कर रहे हैं इन चीजों के लिए, इन एक्स्ट्रा चीजों के लिए, विल दैट बी लाइंग इन योर बैंक अकाउंट? जरूरी नहीं है। आप अपनी समझ बूझ से उसे सही तरीके से जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग 20,000 ऑल एट वंस, आप ऑलरेडी 3,000 करके हर जगह सेव कर रहे हैं, एक जगह पे सेव कर रहे हैं, जिसपे आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका आप ढूंढ सकते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां से आपको एक उतने पीरियड के लिए कुछ रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, और ये भी सेविंग आपकी हो रही है, एक डिसिप्लिन्ड वे में हो रही है। एकदम से आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस का बोझ या खर्चा नहीं आएगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये पैसे जो आप हर मंथ सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये आपके मंथली एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब उसके नेक्स्ट कॉलम में अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी विलिंगनेस के हिसाब से आप थोड़ा अमाउंट वहां पे रख लीजिए जो आप किसी जरूरतमंद को डोनेट करेंगे या किसी तरीके से किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचाएंगे जिसे उसकी जरूरत है। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो दैट इज टोटली अप टू यू। मैं ये करती हूँ और मैं ये करने के लिए सबको सजेस्ट भी करती हूँ। वो अमाउंट आपके सैलरी के हिसाब से या आपकी विलिंगनेस के हिसाब से कितना भी हो सकता है। आप चाहे 10 रुपए दे रहे हैं या आप 1,000 रुपए दे रहे हैं या आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी दैट वी लिव ऑन अर्थ, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें पैसों की सच में जरूरत है और उनके पास है नहीं। तो इस नेक्स्ट कॉलम में आप वो अमाउंट लिख दीजिए। अब उसके बाद, इन सबके बाद जितना अमाउंट आपके पास अभी बचा है उसे आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अब इसे किस तरह से डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अभी बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपनी सेविंग्स में ज्यादा अमाउंट रखें और इन्वेस्टमेंट में कम। अगर आपके पास एनफ सेविंग्स हैं जिसपे आप लीन बैक कर सकते हैं तो उसके बाद आप ये रेशियो चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो 50-50 कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं, 40-60 कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पे, आपकी सर्कमस्टांसेस पे और आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। जो सेविंग्स का अमाउंट है उसे भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए और एक नॉन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए।
ये मैं करती हूँ, आप चाहें तो कंबाइंड सेविंग्स ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग से इसलिए रखती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी वाले पैसे मैं कभी भी नहीं निकालती हूँ। आई नो ये फाइनेंस वाला टॉपिक है और थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, बट प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कितने भी डाउट्स हैं, कितना भी डर है, लेकिन प्लीज़ अपने पैसे खुद से मैनेज करने की शुरुआत कर दीजिए। बाकी सब कुछ हो जाएगा, आप भी सीख जाएँगे कि किस तरह से इन्वेस्ट करना होता है, कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, कैसे पैसे अरेंज करने होते हैं और कैसे उन्हें स्पेंड करना होता है। और ये डिसीजन, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, ये डिसीजन भी सिर्फ आपका होना चाहिए। आपको रिसर्च जहां से करनी है कर लीजिए, आपको जिससे सलाह लेनी है ले लीजिए, लेकिन प्लीज सोच समझ करके खुद की रिसर्च से, खुद की सूझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग्स, अपनी स्पेंडिंग्स खुद हैंडल करिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल फाइनेंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और प्लान करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।